एक बड़ा मशहूर पीजे है जिसमें एक थाली की फोटो दिखाई जाती है। अब इस थाली में बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना होता है और कैप्शन दिया होता है कि देखना अब अमेरिका इस पर हमला करेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अब हमें इस जोक पर हंसी नहीं आती, आपको भी नहीं आती होगी, लेकिन ये जोक है बड़े कायदे का, सच भी है। एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका ने तेल के लिए क्या-क्या नहीं किया, कितनी लड़ाइयाँ की, तख्ता पलट करवाए। वजह एक ही थी कि उन देशों के तेल का वो इस्तेमाल कर सके अपने हित के लिए। लेकिन अमेरिका ने कभी ये कहा नहीं कि हम तेल के लिए सब कर रहे हैं। मानवाधिकार, लोकतंत्र, इस तरह की वो वजह दिया करता था। 3 एग्जाम्पल आपको ब्रीफ में दे देते हैं। ईरान में बड़ी मात्रा में तेल है, अब भी है तब भी था। ये बात अलग है कि अब अमेरिका ईरान से तेल नहीं लेता और न दूसरों को लेने देता है, पर एक वक्त बेहद सस्ते दामों में यूएस ईरान से तेल लेता था। 1951 में ईरान में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने कहा कि हम अपने तेल का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे। इनका नाम था मोहम्मद मोसाद्देक। अमेरिका और ब्रिटेन की तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो सीआईए और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर इनका तख्ता पलट करवा दिया। दूसरा एग्जाम्पल खाड़ी युद्ध का है जो 90 के दशक के शुरुआत में हुआ। इराक ने कुवैत पर कब्जा किया तो अमेरिका ने जवाब में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इसकी आधिकारिक वजह बताई गई कि हम कुवैत की संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं, पर असली प्लान था यूएस की एनर्जी सप्लाई को सिक्योर रखना। उस समय जॉर्ज बुश ने बोल भी दिया था कि हम अपने तेल की सप्लाई को खतरे में नहीं डाल सकते। बुश सीनियर की बात कर रहे हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, 1980 का दशक। उस समय अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी ताकि उसकी तेल आपूर्ति बाधित न हो। उस समय ईरान और इराक की लड़ाई चल रही थी। तो ये 3 उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं कि वो जोक आया कहां से होगा। अमेरिका तेल के लिए कितना दीवाना रहता था, पर अब वक्त बदल गया है। अब वो अपना ज़्यादातर प्रोडक्शन अपने यहाँ कर लेता है, तेल होता है यूएस में। बाकी मिडल ईस्ट में पर्याप्त देश हैं जो यूएस को तेल बेचना चाहते हैं, बेचते भी हैं। ये बात सच है कि तेल की आज भी बहुत अहमियत है। उसके बिना दुनिया चलाना नामुमकिन है। हवाई जहाज़ में तेल पड़ता है, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, मोटर गाड़ियाँ सब तेल से चल रही हैं आपकी। पर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तेल के साथ साथ और भी चीज़ों की अहमियत बढ़ रही है। इनमें से एक चीज़ है रेयर अर्थ मिनरल्स। स्मार्टफोन हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस हो या लेज़र या चुंबक, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक, न जाने कितनी चीज़ें बनाने में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। आज ये तेल के बराबर कीमती हैं, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए यूक्रेन को खुलेआम ब्लैकमेल किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर किस तरह दबाव डाला हम सब ने देखा, क्योंकि अमेरिका इस मामले में बेबस है। चीन चाहे तो अमेरिका को रेयर अर्थ्स के कतरे कतरे को मोहताज कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर के रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन का 90% सिर्फ चीन में रिफाइन होता है और वो इस मामले में दुनिया में एक छत्र राज कर रहा है। अमेरिकी ज़रूरत का 80% और यूरोप की ज़रूरत का 98% रेयर अर्थ मिनरल जितना है वो चाइना में ही रिफाइन होता है, वहीं से आता है। अभी कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे तो चीन ने इन्हीं की सप्लाई हॉल्ट की। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों की हवा टाइट हो गई। फोर्ड जैसी कंपनियों को कई हफ्ते के लिए अपना प्रोडक्शन होल्ड करने के बारे में सोचना पड़ा। अब भी वहां सप्लाई की कमी तो है ही, इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप को न चाहते हुए भी अपना लहजा नर्म करना पड़ा। 90 दिन का एक्सटेंशन वो चीन को दे रहे हैं ताकि टैरिफ पर बात होती रह सके। उन्हें भी पता है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स रोक दे तो उनकी अर्थव्यवस्था हिलने लगेगी, क्योंकि चीन के अलावा कोई इतनी बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन कर ही नहीं रहा। इस मकाम पर पहुंचने के लिए चीन ने बरसों मेहनत की है। जब अमेरिका और यूरोप रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन बंद कर रहे थे तब चीन ने इनकी शुरुआत की, उनकी रिफाइनिंग की। इसलिए चीन के दूसरे अब्बा डेन जियाओपिंग ने एक बार कहा था कि मिडल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ। आज हम आपको यह कहानी क्यों सुना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ एलुका नाम की एक माइनिंग कंपनी है जो इस फील्ड में नई फैक्ट्रीज लगाने वाली है और इस काम के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया की सरकार उसका साथ दे रही है। वहाँ की सरकार ने एलुका कंपनी को $1 बिलियन का लोन देने की भी घोषणा की है। इस कंपनी के मालिक डैन मैकग्राथ का कहना है कि इस दशक के अंत तक रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग 50 से लेकर 170% तक बढ़ सकती है और हम चाहते हैं कि दशक के अंत तक हम यूरोप की सप्लाई चेन में एक बड़ा असर डाल सकें। तो आज के शो में हम जानेंगे कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में बेताज बादशाह है, तो वो है कैसे, बना कैसे, वहां तक पहुंचा कैसे, क्या ऑस्ट्रेलिया इस मामले में चीन को छोड़ पाएगा पीछे, और अमेरिका और यूरोप इसका उत्पादन क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब उनके पास इतना पैसा, इतनी तकनीक है।
नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। पहली बात, रेयर अर्थ मिनरल्स असल में वैसे ही एलिमेंट्स हैं जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में याद किए, ऑक्सीजन, हीलियम वगैरह। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से मालूम चलता है कि इन्हें पाना दूभर है। अभी तक ऐसे 17 एलिमेंट्स इंसान की नोटबुक में दर्ज हुए हैं, लैंथेनम, ल्यूटेटियम, टर्बियम वगैरह। काम हम बता ही चुके हैं, स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने तक में। अब इन 17 एलिमेंट्स में अलग अलग तरह की खासियत होती है। जैसे कुछ चुंबकीय गुण वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर सह सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट के बाहर आप लगा सकते हो हीट शील्ड में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा रगड़ खाने के बाद घिसते नहीं हैं। ये काम आप आम धातुओं से नहीं ले सकते हैं, आम एलिमेंट से या मेटल से। वास्तव में रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने भी रेयर नहीं होते, दुर्लभ नहीं होते। रेयर तो सोना या हीरा है जो मिलता ही कम है। रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ दिक्कत ये है कि इनकी यील्ड बहुत कम होती है ओर से, यानी इनके अयस्क या ओर से इन्हें निकालना महाभारत है, और वो अगर मिल जाए आपको ओर तो उसे रिफाइन करना बिल्कुल दूसरी चुनौती। लोहे के अयस्क या ओर से लोहा बनाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन केमिस्ट्री रिलेटिवली सिंपल है। लोहे के ओर को पिघलाओ और घोल में कार्बन मोनोऑक्साइड फूको, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलनी करेगा और CO2 बनकर निकल जाएगा, और जब CO2 निकल जाएगा तो नीचे पिघला लोहा बचेगा। जो कचरा कूड़ा होगा, इंप्योरिटीज होंगी, उनको आप लाइमस्टोन की मदद से ऊपर तैरा लेंगे, स्लैग बन जाएगा। यहाँ से जो लोहा मिलेगा जो नीचे जमा हुआ है, उसको आप स्टील बना सकते हैं, फिर उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट बनाना है जेट बनाइए, रीबार बनाना है, सरिया बनाना है वो बनाइए। अब सुनने में आपको ये केमिस्ट्री रिलेटिवली सिंपल लगी होगी, लेकिन अगर आपने कभी स्टील प्लांट देखा है तो आप समझ गए होंगे कि जिस केमिस्ट्री को हम सिंपल कह रहे हैं वो भी कितनी जटिल हो सकती है, कितनी मशीनें उसमें लगती हैं, कितना टैलेंट चाहिए उनको रन करने के लिए। वो भी तब जब लोहे का जो ओर होता है उसमें आयरन और ऑक्सीजन ही ज़्यादातर होते हैं, बाकी एलिमेंट्स थोड़े बहुत होंगे तो होंगे, वरना नहीं होते हैं। अब फर्ज कीजिए अगर लोहे की ओर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, टाइटेनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, गैलियम और रुबिडियम मिले हों, तो लोहा बनाने का काम कितना मुश्किल हो जाएगा। हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है। कोई ठोस से सीधा गैस बनता है, कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो कोई कार्बन से रिएक्ट ही नहीं करता है। सबका आपस में झगड़ा चल रहा है। लोहा है, आपको मालूम है इस ओर में, लेकिन उसे निकालेंगे कैसे जब इतना चिलपौं चल रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं। उनके ओर या अयस्क में बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से हमारे रेयर अर्थ का पीछा नहीं छोड़ना चाहते। पहली चुनौती है तकनीक मालूम होना, दूसरी चुनौती है महंगी मशीनरी, और फिर इन्हें चलाने लायक जनता भी आपके पास होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स। आपके पास कितना भी पैसा हो, एक झटके में आप ये काम नहीं कर सकते। अब आप पूछ सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास तो पैसा रहा है, टेक्नोलॉजी रही है, फिर क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते। सीन ये है कि इन देशों ने एक समय रेयर अर्थ मिनरल्स का खूब उत्पादन किया और बहुत सक्सेसफुल थे, यूएस भी, यूरोप भी। 1980s तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ उत्पादक देश था। कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइन सबसे बड़ी रेयर अर्थ खदान थी। उस समय अमेरिका न सिर्फ जमीन से तत्व निकालता था, बल्कि खुद ही इनकी प्रोसेसिंग करता था, रिफाइनिंग भी करता था। यूरोप के देश भी छोटी मोटी मात्रा में इसका उत्पादन करते थे, पर यूरोप में रेयर अर्थ मिनरल्स के इतने बड़े रिजर्व्स नहीं है, भंडार नहीं है, इसलिए यूरोप के ज़्यादातर देश कहीं और से और खरीदते थे और फिर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग करते थे। जैसा हमने पहले बताया, इन तत्वों के प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी होता है। ये एक नई बात हम आपको बता रहे हैं। जब यूरोप और यूएस में इन रेयर अर्थ्स का प्रोडक्शन हुआ करता था, उस ज़माने में बहुत सारा वेस्ट निकलता था जिसको खेतों में छोड़ दिया जाता था, या जो लिक्विड वेस्ट आता उसे नदियों में बहा दिया जाता, जिससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हुआ। एयर पोल्यूशन हुआ, वो अलग। 1990s के दौर में अमेरिका और ख़ास तौर पर यूरोप में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज आए और धीरे धीरे सख्त हो गए, जिससे रेयर अर्थ मिनरल्स को फिल्टर करने वाली फैक्ट्रीज कम हो गई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे नियम लग गए। ठीक उस समय चीन ने मार्केट में एंट्री ली और सस्ते दामों में इसे फिल्टर करना शुरू किया। वहाँ प्रदूषण वाला तब अवेयरनेस आई नहीं थी। धीरे धीरे खुद की खदानें चीन ने शुरू की। कुछ रॉ मटेरियल पड़ोसी देशों से लिया, जैसे म्यांमार और कंबोडिया।
अब प्रदूषण वाली दिक्कत तो चीन में भी आती ही, चाहे वहां लॉज हो न हो कम हो। इसलिए उसने ऐसी जगहों पर प्लांट्स लगाए जहां आबादी कम हो, जैसे इनर मंगोलिया। आबादी बहुत कम है, जमीन बंजर ही है, इसलिए प्लांट लगाना यहाँ आसान माना गया। यहाँ के बयानोबो शहर में सबसे बड़ा नॉन रेयर अर्थ भंडार भी है। 1980s में सरकार ने स्टेट ओन्ड कंपनियों को मशीनरी और बढ़ाने के लिए फंड देना शुरू किया। इसके अलावा चीन ने हाई टेक रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स जैसे मैग्नेट्स, फास्फोरस, एलॉयज ये सब बनाने शुरू किए और सीधे यूरोप को सप्लाई करना चालू किया। इस तरह चीन ने धीरे धीरे पूरे मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। दुनिया को 2012 में लेकिन पता चला, 80 से कहानी चल रही है, 2012 में लोग जागे। कैसे? सप्लाई चेन चीन के पास गई है और इससे नुकसान है, ये सबसे पहले चीन के पुराने दुश्मन जापान को पता चला। दरअसल ईस्ट चाइना सी के पास एक द्वीप है सेनकाकू। इस द्वीप पर जापान और चीन दोनों कब्जा जताते हैं अपना, दोनों कहते हैं कि मेरा है। 2010 में यहाँ एक झड़प भी हो गई, एक चाइनीज फिशिंग बोट और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच, जिसके बाद जापान ने चीनी कैप्टन को गिरफ्तार किया। फिर 2012 में जापान ने यहाँ के कुछ द्वीपों की जमीन पर कुछ काम भी शुरू किया, जिससे चीन नाराज हुआ और उसने जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगाई। जापान उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रहा था और इस कदम से उसको बहुत तगड़ा झटका लगा। जापान ने सोचा ही नहीं था कि जो वो इलेक्ट्रिक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं उसके लिए सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट चाइना से आता है और चीन कभी इसे रोक भी सकता है। 2012 की इस घटना ने पूरी दुनिया को बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल कैसे वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने के लिए भी हो सकता है। ऑयल जैसा हो गया, जैसे प्राइस शॉक गल्फ ने दिया था पूरी दुनिया को, उसी तरह की बात हो गई। आज हम यही सब बड़े पैमाने पर हर किसी के साथ होते हुए देख रहे हैं। भले ही यूएस या यूरोप कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें चीन की बराबरी करने में अभी सालों लग जाएंगे, दशकों भी लग सकते हैं। क्या तब तक वो बिना रेयर अर्थ मिनरल के अपनी कंपनी चला सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। यूरोपियन यूनियन ने 2023 में इस बाबत एक कानून बनाया जिसका नाम था ईयू क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट 2023। इसके तहत यूरोप 2030 तक रेयर अर्थ में कम से कम 40% प्रोसेसिंग ईयू के अंदर करने की सोच रहा है। अब ये टारगेट है। एक और बात है, भले ही ट्रम्प जेलेंस्की की बेइज्जती करके कहें कि हमें यूक्रेन से मिनरल चाहिए ही, पर इसकी गारंटी नहीं है कि यूएस वहां खुदाई करेगा तो मिनरल्स मिल जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन में मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन उससे जुड़ा एग्जैक्ट एक्यूरेट साइंटिफिक सर्वे अभी नहीं हुआ है। भंडार मिल भी जाएगा तो क्या यूरोप और यूएस के पास इसे फिल्टर और प्रोसेस करने की कुव्वत है? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। जवाब नहीं में नहीं है। कुछ प्लान्स यूएस के पास हैं, कुछ प्लान्स यूरोप में हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी है? जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आज बनते हैं उतने 80s में नहीं बनते थे जब यूएस और यूरोप ने यह काम करना छोड़ा। इसलिए चीन पर निर्भरता अचानक खत्म नहीं होगी। अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ जो किया वैसा ही केस सेमीकंडक्टर के मामले में भी है। एक समय यूएस ही सेमीकंडक्टर के मामले में दबदबा रखता था, अब ताइवान रखता है। इसलिए जब भी चीन ताइवान पर कोई तल्ख बयान देता है तो अमेरिका ताइवान के बचाव में आता दिख जाता है। यूरोप रेयर अर्थ के मामले में अपनी बढ़त बढ़ाना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रहा है। क्या ये चीन को पीछे छोड़ पाएंगे? ये वक्त ही बता सकता है। भारत में भी रेयर अर्थ मिल जाते हैं, तमिलनाडु और केरल में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं, पर हमारे पास इन्हें फिल्टर करने के प्लांट्स और तकनीक अभी नहीं है। इसलिए हम दूसरे देशों के साथ मिलकर इस एरिया में संभावना तलाश रहे हैं। 14 अगस्त को ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर चलाई कि भारत की सरकारी कंपनी IREL ने इस सिलसिले में साउथ कोरिया और जापान से मदद मांगी है, जिसके बाद भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में आगे बढ़ सकता है। प्रस्ताव ये रखा गया है कि भारत जापान और साउथ कोरिया को अपने घर से निकला नियोडिमियम ऑक्साइड भेजेगा, जिसको फिल्टर करके ये देश मैग्नेट्स बनाएंगे और इंडिया को भी देंगे। IREL हर साल 400 से 500 मीट्रिक टन नियोडिमियम ऑक्साइड का उत्पादन करती है। रॉयटर्स की खबर कहती है कि अगर ये देश इसके प्रोसेसिंग के लिए राजी हो जाते हैं तो ये उत्पादन बढ़ भी सकता है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। हम भी उसी नाव पर सवार हैं जिस पर पूरी दुनिया और जिसे चीन खे रहा है। इसलिए सब कातर दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा वादा किया है, उसका माइनिंग की दुनिया में नाम भी है, माइनिंग की दुनिया का बड़ा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या वो रेयर अर्थ प्रॉमिस को डिलीवर कर सकता है? ये वक्त बताएगा। इसी नोट पर राजदूत की इस किस्त को हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।